हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है एक बार फिर से डीएस लेक्चर्स के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वथन तथा बाष्पीकरण में अंतर, दोनों में हम लोग डिफरेंस देखने वाले हैं। आज पिछले सेशन में हम लोगों ने अवस्था परिवर्तन के साथ साथ गलनांक, क्वथनांक, हिमीकरण, हिमांक, ये सभी चीज़ें अच्छी तरह से देख ली थी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दोनों के बीच अंतर। पहले बाष्पीकरण हम जानते हैं कि बाष्पीकरण किसे कहते हैं, फिर हम लोग दोनों में डिफरेंस देखेंगे। तो चलिए, अगर आप सभी ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो वो भी लेक्चर आप विजिट कर लीजिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पर हम लोग आज अपना टॉपिक जो डिस्कस करेंगे, पहले देखेंगे बाष्पीकरण, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे दोनों के बीच अंतर, क्योंकि क्वथन क्वथनांक हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। बाष्पीकरण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एवप्शन। क्या कहते हैं? एवप्शन। आप लोग इस इंग्लिश को भी थोड़ा नोट करते चलिएगा, थोड़ा यूनिक लगता है देखने में। एवापोरेशन, एवापोरेशन बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? एवापोरेशन। क्या होता है बाष्पीकरण, समझिए। आपने गर्मियों के दिनों में जब नदी सूख जाती हैं या झरने सूख जाते हैं, आपने देखा है वो क्यों धीरे धीरे सूखते जाते हैं? क्योंकि वो धीरे धीरे क्रिया होती है और वह क्या होता है, पानी जो धूप पड़ने के यानी थोड़ा सामान्य ताप पर ही बढ़ते जाता है, जल्दी जल्दी बाष्पीकृत हो जाता है। तो इसी को हम लोग बाष्पीकरण कहते हैं। यानी कि एकदम से नहीं सूखता है, धीरे धीरे बहुत ही मंद क्रिया होती है। क्योंकि एक टाइम पे एक साथ तो झरना सूख नहीं जाता है, एक साथ तो नदी सूख नहीं जाती है, कुछ टाइम लेता है। उसी टाइम में क्या होता है कि धीरे धीरे द्रव के जो ऊपरी सतह के अणु होते हैं वो क्या होते हैं, ऊपर उड़ने लगते हैं, वाष्प बनकर वातावरण में जाने लगते हैं। इसी को हम लोग बाष्पीकरण कहते हैं। बाष्पीकरण के आपने कई सारे उदाहरण देखे हैं। बाष्पीकरण के हमारे जीवन में बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे गर्मियों के दिनों में जब हम लोग को गर्मी लगती है तो हम लोग क्या कहते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं। सूती कपड़ों में क्या होता है कि जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और जब वायु हमारे शरीर से टकराती है तो क्या होता है कि हमें ठंडक उत्पन्न होती है। क्योंकि बाष्पीकरण की क्रिया में क्या होती है, ठंडक उत्पन्न होती है। तो बाष्पीकरण में जो क्रिया होती है, बहुत सारे प्रैक्टिकली जीवन में हमारे उदाहरण होते हैं, उन्हीं को बाष्पीकरण कहते हैं। जैसे हम लोग आर्द्रता यानी नमी वाले दिनों में जब बारिश होती है तो जब हम लोग क्या करते हैं कि बाहर कपड़े न सुखाकर घर के अंदर फैन की हवा में डाल देते हैं। क्योंकि अंदर जो है फैन की हवा एक कैसी होती है, शुष्क हवा होती है, यानी नमी नहीं रहती इतनी ज़्यादा, तो उससे जल्दी सूख जाती है। क्या सूख जाती है? शर्ट जल्दी और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। लेकिन अगर बाहर डाल दें उसी को तो क्या होगा, नमी के कारण वो थोड़े टाइम बाद सूखेगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरणों में बाष्पीकरण को लेते हैं। बाष्पीकरण की अगर हम लोग, ये तो हो गई भाई समझने वाली परिभाषा और जानने वाली कि किस प्रकार हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हम लोग अब इसकी अगर नेचुरल परिभाषा यानी साइंस के हिसाब से अगर परिभाषा देखें तो आती है कि ऐसी क्रिया जिसमें किसी द्रव की ऊपरी सतह के अणु क्या होते हैं, वाष्प में बदल जाते हैं, उसी क्रिया को हम लोग बाष्पीकरण कहते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें कि ऐसी क्रिया जिसमें द्रव की ऊपरी सतह के अणु यानी धीरे धीरे जब होता है, जैसे कोई भी आप देखते हैं कि पानी क्या है कि धीरे धीरे उड़ता है, एकदम से नहीं उड़ता है, मतलब मंद क्रिया होती है बहुत, यानी धीरे धीरे। तो आप कह सकते हैं, इस प्रकार भी कह सकते हैं कि सामान्य ताप पर, अब सामान्य ताप पर ही क्रिया होती है। ऐसा नहीं है कि वो उबल रहा है जल जब ही उड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। बाष्पीकरण जो क्रिया है कोई वातावरणीय प्रक्रिया है, मतलब कि ये वातावरण में होती रहती है, मतलब सामान्य ताप पर होती है। यानी जितना, जैसे कमरे का अगर आप टेम्परेचर देखें तो 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो ये सामान्य ताप पर किसी द्रव की ऊपरी सतह के अणु वाष्प में बदल जाते हैं, इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं एवापोरेशन यानी बाष्पीकरण। तो लिखेंगे सामान्य ताप पर किसी द्रव की ऊपरी सतह के अणु वाष्प में बदल जाते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं बाष्पीकरण। अब हम लोग
क्या कर देखते हैं, हम लोगों ने बाष्पीकरण की परिभाषा देख ली है। अब बाष्पीकरण जो है उसको प्रभावित करने वाले, उसके ऊपर इफेक्ट देने वाले, उसके ऊपर इफेक्ट करने वाले कुछ कारक होते हैं, कुछ रीजन होते हैं। वो कौन कौन से रीजन होते हैं उनको हम लोग आज देखेंगे कि किस कारक का बाष्पीकरण पर कैसा प्रभाव पड़ता है, तो उसको आज हम लोग को क्लियर करेंगे। तो उसमें हम लोग पहला पॉइंट देखेंगे ताप, जिसमें दूसरा देखेंगे आर्द्रता, तीसरा देखेंगे हम लोग वायु की गति, और चौथा पॉइंट देखने वाले हैं सतही क्षेत्रफल। सतही क्षेत्रफल। अब हम लोग एक एक करके एक एक रीजन को देखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रभावित करने वाले कारक, हेडिंग लगाइएगा प्रभावित करने वाले कारक। जिसमें पहला कारक है ताप। अब समझिए कि गर्मियों के दिनों में बाष्पीकरण अधिक होता है और बारिश वाले दिनों में क्या होता है, बहुत ही कम होता है, मतलब धीमी गति से बाष्पीकरण होता है। तो यानी आर्द्रता, यानी कहेंगे हम ह्यूमिडिटी, इंग्लिश में क्या कहेंगे, ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता, यानी हम कह सकते हैं इसको नमी, इसको हम नमी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, नमी, या इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी। तो जब टेम्परेचर अधिक होता है तो आपने देखा होगा बाष्पीकरण भी जल्दी होता है। नदियों का पानी गर्मियों में अधिक जल्दी सूख जाता है, लेकिन बारिश के दिनों में बहुत ही कम बाष्पीकरण होता है। तो इसका कारण है कि ताप, अगर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने पर, ताप बढ़ने पर बाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है, बाष्पीकरण भी तीव्र गति से होता है। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर देखा, प्रभावित जो करेगा पहला कारक वो है ताप। तो ताप किस प्रकार प्रभावित करेगा, अगर ताप बढ़ने पर क्या होता है, ताप बढ़ने पर बाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है, बाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो दूसरा हम लोग देखेंगे आर्द्रता या नमी। तो अभी हमने बताया कि नमी जब वातावरण में अधिक होगी, यानी कि नम जलवायु या नम वायु जब होगी वातावरण में, तो क्या होगा, बाष्पीकरण भी धीमी गति से होगा। यानी कि जब आपका बारिश होती है या पानी बरसने के बाद जिस मौसम में थोड़ी ठंडक होती है या नमी होती है मौसम में, तो उसमें क्या होता है, बाष्पीकरण, यानी कि नदियों का जल धीरे धीरे सूखता है, तालाबों का जल धीरे धीरे सूखता है। तो हम क्या कहेंगे कि आर्द्रता या नमी। तो आर्द्रता अधिक होने पर, वातावरण में आर्द्रता अधिक होने पर बाष्पीकरण की दर घट जाती है, बाष्पीकरण की दर घट जाती है। तो ये हम लोगों ने आर्द्रता के बारे में देखा। अब तीसरा हम लोग अगर देखें वायु की गति, तो वायु गति का क्या प्रभाव पड़ता है, वायु की गति हम लोग कह देंगे इसमें विंड स्पीड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, विंड स्पीड। तो वायु की जो गति होती है, अगर वायु तेज गति से चले, यानी कि वायु यानी हवा बहुत ही तेज स्पीड से चले एकदम, तो क्या होगा, बाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाएगी। अंदर डाल देते हैं आप कपड़े, तो पंखा क्या करता है, बहुत तेज स्पीड देता है, पंखा बहुत तेज चलता है, जब तेज चला देते हैं तो जल्दी क्या होता है, बाष्पीकरण भी तेज गति से हो जाता है। यानी कि बाष्पीकरण की दर किससे बढ़ जाती है, अगर वायु की गति बढ़े, तो वायु की गति बढ़ने से क्या होता है कि उसकी बाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है, बाष्पीकरण जल्दी होता है। बता दें आपको कि बाष्पीकरण जो होता है, बाष्पीकरण की क्रिया में क्या होता है, ठंडक उत्पन्न होती है। यानी जब बाष्पीकरण होगा वायु गति से, जब वायु आपको लगेगी, जैसे गर्मियों के दिनों में हम पहनते हैं ऊनी कपड़े, सॉरी ऊनी नहीं, सूती कपड़े। तो सूती कपड़ों में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसलिए तो वो क्या होते हैं, उसमें गर्मी कम लगती है। जब उसमें आता है, हवा आती है दूर से, जब पंखा है, कूलर चलता है तो हमको क्या होता है, वो जो छिद्र हैं उनसे हवा, वायु अंदर जाती है और क्या करती है, बाष्पित करती है किसको, पसीने को, जिससे क्या होता है, हमें ठंडक उत्पन्न होती है। तो वायु की गति बढ़ने से हम लोग क्या कहेंगे, वायु की गति बढ़ने से
बाष्पीकरण भी तेज गति से होता है, बाष्पीकरण भी तेज गति से होता है। अब हम देखेंगे सतही क्षेत्रफल। तो सतही क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये हम लोग देखते हैं। सतही क्षेत्रफल यानी तो सरफेस एरिया। अब आप इस प्रकार समझिए, अगर आप किसी लोटे में अगर आपको दूध ठंडा करना है, जैसे दूध होता है, जो दूध आप ठंडा करते हैं बच्चे के लिए, आपके घर में छोटा छोटा बच्चा होगा, छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, आपके घर में कैसे होंगे, अभी तो आपकी शादी नहीं हुई है ना। तो सुनो, पहली बात मैं तो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको हम लोग दूध गुनगुना जब कर देते हैं, अधिक कर देते हैं गर्म, उसको ठंडा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठंडा करने के लिए हम लोग ऐसे दूध लिया, किस में लिया, किसी गिलास में ले लिया। अगर हम गिलास में अगर दूध ले लें तो अधिक टाइम तक गर्म रहेगा, और गिलास का क्या है, क्षेत्रफल कम है, क्षेत्रफल जो है वो बहुत कम है। और अगर हम उसी को एक प्लेट होती है, जैसे प्लेट में अगर हम डाल के उस दूध को अगर करें ठंडा, तो क्या हो जाएगा, तो वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। यानी कि जब हम सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, यानी सरफेस एरिया जब हम लोग बढ़ा देते हैं, इस प्रकार जब हम लोग सतही एरिया बढ़ा देते हैं, इस गिलास के पीछे, गिलास ऐसा नहीं बनेगा सर, तो इस गिलास में रखा दूध है और इसमें हम लोगों ने क्या किया, इस आपका वो क्या बोलते हैं, प्लेट में हम लोगों ने क्या कर लिया, दूध रख लिया। तो इसका जो सतही क्षेत्रफल क्या होगा, सतही क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ जाएगा, उसका सतही क्षेत्रफल क्या है, कम है थोड़ा। तो इससे क्या होगा, इसमें बाष्पीकरण क्या होगा, धीमी गति से होगा, और इसमें बाष्पीकरण तीव्र गति से होगा, जिससे हम लोगों को ठंडक उत्पन्न होती है। ठंडक उत्पन्न होने से दूध जल्दी ठंडा हो जाता है, यानी प्लेट में रखने पर उसकी गिलास की अपेक्षा दूध जल्दी ठंडा हो जाता है। इसी को हम लोग कहेंगे कि सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से बाष्पीकरण तीव्र गति से होता है। तो सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से बाष्पीकरण तीव्र गति से होता है, बाष्पीकरण तीव्र गति से होता है, ठीक है। तो ये होता है, प्रभावित इस प्रकार इफेक्ट करते हैं। ये चारों कारक जो हैं वो आपको इतना ही लिखना है, आप इतना लिखेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से आपके एग्जाम में आप अच्छी तरह से लिख पाएंगे और समझ पाएंगे, और इसके बाद आपको अच्छे नंबर टीचर आपको दे देगा, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, बाष्पीकरण और क्वथन में अंतर। क्या होता है कि बाष्पीकरण और क्वथन कुछ एक ही प्रकार की चीज़ें लगने लगती हैं। जैसे आप समझिए कि जो क्वथन होता है और बाष्पीकरण होता है, वो मेन तौर पर आपको एक ही लगता है, क्योंकि क्वथन में भी क्या होता है, वस्तु जब यानी द्रव जब उबलता है तो क्या होता है, बाष्पीकरण होता है, यानी वाष्प में बदलता है, क्या भाप में बदलता है। और बाष्पीकरण की क्रिया में द्रव वाष्प में बदलता है, गैस में बदलता है, तो दोनों एक लगती हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। इसी डिफरेंस को हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, तो उसको आप लोग नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। फिर हम लोग यहीं पर देख लेते हैं दोनों के बीच अंतर। तो इसको हम हटा के जल्दी से और समझते हैं दोनों में अंतर, ठीक है। चलिए, और आपको बता दें क्या होता है कि वायु की गति जब बढ़ेगी तो क्या होगा, इससे ठंडक उत्पन्न होगी। ये जरूर याद रखना, बिल्कुल कॉमन है, इसमें इस क्रिया में ठंडक उत्पन्न होती है। और द्रव का ताप क्या होता है, घटता है, द्रव का ताप घटता है। चलिए, तो अब हम लोग दोनों में अंतर देखते हैं। तो इस प्रकार की आप बढ़िया बॉक्स बना लीजिए। आज हम लोग सजा के लिखने वाले हैं बढ़िया। एक तरफ लिखेंगे हम लोग बाष्पीकरण, इवैप्शन, और एक तरफ लिखेंगे क्वथन, और दोनों में देखेंगे डिफरेंस। तो लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवैप्शन, ठीक है। क्वथन देखेंगे और बाष्पीकरण के बीच अंतर देखेंगे। तो पहला हम लोग जब अंतर देखेंगे तो आप समझेंगे इसमें कि जो बाष्पीकरण होता है वो द्रव की ऊपरी सतह पर होता है, मतलब द्रव की ऊपरी सतह ही उड़ती है। क्या होता है, द्रव की ऊपरी सतह वाष्प में बदलती है। तो हम लोग पहला इसमें लिखेंगे कि बाष्पीकरण की क्रिया में द्रव की ऊपरी सतह के अणु, द्रव की ऊपरी सतह के अणु वाष्प में बदलते हैं, वाष्प में बदलते हैं। समझ आ रहा है?
तो द्रव की ऊपरी सतह क्या होते हैं, अणु बाष्प में बदल जाते हैं। लेकिन जो क्वथन है उसमें क्या होता है, तो जो क्वथन होता है यानी बॉइलिंग आपका होता है, यानी जब द्रव उबलेगा तो क्या होगा, पूरे पूरे द्रव में वह क्रिया चलेगी, पूरे द्रव उड़ेगा एक साथ। तो यह क्या होता है, यह संपूर्ण द्रव में, यह संपूर्ण द्रव में होता है, संपूर्ण द्रव में क्वथन होता है। यह क्या होता है, संपूर्ण द्रव में क्वथन चलता है, मतलब संपूर्ण द्रव उबलेगा और धीरे धीरे जल्दी जल्दी वाष्प में बदलेगा। तो क्या होता है कि द्रव की ऊपरी सतह के अणु वाष्प में बदल जाते हैं। कब बदलते हैं, कब बदलते हैं, यह बदलते हैं किस पे, यह क्रिया सब द्रव की ऊपरी सतह पर होती है, लेकिन यह क्रिया द्रव के संपूर्ण द्रव में होता है क्वथन। ये क्लियर है। अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखें इसी में। तो दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि सामान्य ताप पर वाष्पीकरण की क्रिया होती है। दूसरा हम लोग देखेंगे सामान्य ताप पर वाष्पीकरण की क्रिया होती है, वाष्पीकरण की क्रिया होती है। और इसमें लिखेंगे पॉइंट कि केवल क्वथनांक पर यह क्रिया होती है, केवल वस्तु के केवल द्रव के क्वथनांक पर ही क्रिया होती है, द्रव के क्वथनांक पर ही क्रिया होती है, द्रव के क्वथनांक पर होती है। तो ये होता है क्वथन में कि द्रव केवल द्रव के क्वथनांक पर होती है, मतलब कि अगर जल एक द्रव है तो द्रव में जब उबलेगा कितने डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर, तभी क्वथन होगा। और ये क्या होता है, सामान्य ताप पर, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस जो हमारा सामान्य ताप होता है कमरे का, उस पर भी क्रिया हो सकती है। बस, तो आप समझ रहे हैं, यह केवल सामान्य ताप पर होता है। अब तीसरा पॉइंट देखें हम लोग, तो देखेंगे कि वाष्पीकरण की जो क्रिया होती है वो बहुत ही मंद होती है, मतलब तीव्र गति से नहीं होती है, धीमे धीमे होती है। यानी द्रव के ऊपर सतह के अणु धीरे धीरे उड़ते हैं। कैसे उड़ते हैं, धीरे धीरे। तो हम लोग लिखेंगे कि इस क्रिया में धीरे 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 द्रव की ऊपरी सतह वाष्प में बदलती है, वाष्प में बदलती है। और इसकी बात करें तो क्या होता है कि जब संपूर्ण द्रव में चलती है तो समान रूप से क्या होता है, ऊपर उड़ता है, ऊपर वाष्प में बदलता है। तो यह क्रिया तीव्र होती है, यह क्रिया तीव्र गति से होती है, मतलब किसकी तुलना में, वाष्पीकरण की तुलना में तीव्र गति से होती है। अब हम लोग चौथा इसमें पॉइंट देखते हैं। तो वाष्पीकरण की क्रिया में जो है वो ठंडक उत्पन्न होती है। क्या होती है, ठंडक उत्पन्न होती है, ठंडक उत्पन्न होती है, ठंडक उत्पन्न होती है। और इसमें गर्माहट उत्पन्न होती है। अब जब भाप बनेगी तो गर्माहट उत्पन्न होगी। चौथा। पांचवा देखें तो वाष्पीकरण पर आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है, लेकिन क्वथन पर आर्द्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है, लेकिन क्वथन में आर्द्रता का प्रभाव नहीं पड़ता है, आर्द्रता का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये थे हमारे कुछ इनके बीच अंतर, इनके बीच डिफरेंस, इनके बीच क्या था, डिफरेंसेस। तो ये वाष्पीकरण और क्वथन के बीच हम लोगों ने अंतर देखा। यानी कि आप समझेंगे कि आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है। पहले ही हमने बताया कि वाष्पीकरण जब होता है तो अगर वायु में आर्द्रता अधिक होगी, नमी अधिक होगी, तो वाष्पीकरण धीमी गति से होगा, जबकि क्वथन में ऐसा नहीं है। क्वथन को तो हम लोग को क्या करना है कि क्वथनांक पर उबालना है और वो द्रव का गैस में बदलेगा, तो आर्द्रता का कोई प्रभाव थोड़ी ना पड़ेगा। जब चाय बना रहे हैं तो थोड़े टाइम बाद बनेगी, ऐसा नहीं है। अगर आप 2200 में चाय बनाएं तो जल्दी बन जाएगी कि टाइम में बनेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि नमी से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किस पर नहीं पड़ता है, आपका क्वथन पर, वाष्पीकरण पर पड़ता है। तो ये आप लोग जल्दी से इसको नोट करिए। फिर हम लोग
अपने इस वीडियो को एंड करते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज का ये वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना और जो जो मैं नोट पॉइंट करने के लिए बता रहा हूँ उसको नोट जरूर कर लेना। आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप जस्ट कमेंट कीजिए, कमेंट करेंगे आप, उसका जस्ट रिप्लाई आपको दिया जाएगा। और ऐसी तरह आप अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई में मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यही मैं आपकी कामना करता हूँ। और आप अच्छी तरह से पढ़िए। चलिए, तो हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद एवरीवन।